अमेरिका की एक अदालत ने एक महिला को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। दरअसल सजाए मौत का हुक्म सुनाने के लगभग 10 साल के बाद वो दिन, वो तारीख, वो समय आ जाता है जब उस महिला को मौत दी जाने वाली थी। उस दिन उस महिला को नहलाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आज तुम्हारी मौत का वो दिन, वो तारीख आ चुकी है। उससे पूछा जाता है कि आज तुम खाने में क्या खाओगी। तभी वो महिला कहती है कि आज मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। यदि ब्लैक कॉफी मिल जाएगी तो ठीक है। उस महिला को ब्लैक कॉफी दी गई। साथ ही उससे पूछा गया कि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को कोई संदेश भिजवाना चाहती हो तो संदेश भी भिजवा सकती हो, लेकिन उस महिला ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसको एक कमरे में लेके जाया जाता है, उस कमरे में जहां अदालत के और पुलिस के साथ ही जेल के अधिकारी मौजूद होते हैं। इसी बीच में उस महिला की जो सजा थी उसको जहर का इंजेक्शन देकर ही मारने की बात तय हुई थी। वो वक्त भी आ जाता है और जब जहर का इंजेक्शन उस महिला को दिया जा रहा था तब वो बहुत इत्मीनान से थी। ना कोई शोर था, ना कोई शराबा था, ना कोई चीखना चिल्लाना था, ना ही वो अपने किए पे पछतावा हो रहा था। तभी डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं हो रहा है, अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, कुछ देर के बाद तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि जो जिंदगी मैंने जी है शायद वो जिंदगी इतनी बदतर थी कि आने वाली जो मौत के बाद जिंदगी होगी शायद वो अच्छी हो सकती है। इसके बाद एक नया जन्म होगा और नए जन्म के बाद हो सकता है कि पूर्व जन्म की जो कहानी थी वो ज्यादा खराब थी, अगला वाला जन्म अच्छा हो सकता है। कुछ इसी उम्मीद के साथ वो इस मौत को स्वीकार कर रही है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है और मौत के लगभग 1 साल के बाद इसी महिला का जेल के अंदर से एक इंटरव्यू होता है जो अलग अलग टेलीविजन पर चला था। और लोगों ने जब इस महिला की कहानी को सुना तो लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि वाकई इस महिला के साथ बहुत भयानक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। आज कहानी उसी महिला की है जिस महिला ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है अमेरिका की। दरअसल बात कर रहा हूं 30 नवंबर साल 1989 की। एक महिला जो अकेली रहती थी, उसको खाने कमाने के लिए सिर्फ एकमात्र एक ही जरिया था कि वो रोड के किनारे बैठ जाया करती थी और उस रोड से जो लोग गुजरते थे उस महिला को देखकर रुक जाया करते थे। साथ ही जो लगता था कि उन लोगों में से कोई महिला को चुनता था, उसे अपनी बताई हुई जगह पर लेके जाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। सब कुछ उसकी जिंदगी में ऐसे चल रहा था। हालांकि उसके ऊपर 2-4 ऐसे मुकदमे भी लगे हुए थे जैसे चोरी के हैं या लूट या डकैती जैसे, या फिर उसके पास आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे थे। लेकिन 30 नवंबर 1989 की वो बात है। रिचर्ड चार्ल्स गैलोरी एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 51 साल के आसपास होती है। इस व्यक्ति ने इस महिला जिसका नाम होता है एलिन बुर्नोस को अपने साथ लेके जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक होता है। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इसके लिए उसने बाकायदा उसको पैसे भी पे किए और पैसे पे करने के बाद दोनों साथ साथ रहते हैं, खाते हैं। खाने के बाद अचानक ही उस व्यक्ति को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो इस वेश्या, इस महिला को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। ये महिला विरोध करती है, कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब उसे वो और ज्यादा मारता है। उसके बाद फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन उस महिला ने जब इनकार किया तब उसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद भी वो थमता नहीं है। उसके बाद फिर उसके साथ वो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। तब वो महिला एक अकेले कोने में बैठकर रो रही थी, बिलबिला रही थी और अचानक ही उसकी जब उसे होश आता है कि उसने इसके साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया है, तभी वहीं एक पास में एक पिस्टल रखी हुई थी। इस महिला ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई गोलियां मारी और कई गोलियां मारने के बाद उसको मौत के घाट उतार देती है। बस आसानी से यहां से चली जाती है। कोई उसकी पहचान नहीं थी, किसने ये कत्ल किया है, किसने नहीं किया है। और कुछ वक्त बीत जाता है, यानी कि 30 नवंबर को वो हत्या करती है। साथ ही 13 दिसंबर 1989 को उसकी लाश मिल जाती है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इसको व्यक्ति को कई गोलियां मारी गई थी, लेकिन मरने का क्या कारण था इसका कभी पता नहीं चल पाया। इसके बाद फिर कुछ वक्त बीत जाता है और एक व्यक्ति, ये फिर वही महिला जाकर, जिसका नाम होता है एलिन बुर्नोस, ये सड़क के किनारे बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कोई ग्राहक आएगा और उसको लेके जाएगा। ऐसे ही ग्राहक आता है डेविस एड्रियो स्पीयर्स, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है और वो मजदूर था। उस मजदूर ने 19 मई 1990 को इस महिला को अपने साथ लेके जाता है और साथ ले जाने के बाद उसके साथ पहली ही बार में वो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। महिला ने विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। जैसे मारपीट कर रहा था, इस महिला को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद अब ये दूसरी बार में जब अपने जा रही थी तब उसके पास अपना खुद का हथियार था और उसने एक के बाद एक अपने पिस्टल से उसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देती है और उसको भी मौत के घाट उतार देती है। जैसे मौत के घाट उतारती है, वहां से आराम से चली आती है और 1 जून
1990 को साइडर्स एक काउंटी जगह होती है, वहां पर इसकी लाश मिल जाती है और उसके बाद ये महिला अपने काम में फिर से बिजी हो जाती है। जो इसका एक काम था वेश्यावृत्ति करना, रोड पर गुजरने वाले लोगों का इंतजार करना, क्योंकि वो लोग उसे पैसे देते थे और पैसे देने के बाद इसके साथ जो भी करना होता था वो करते थे और इसी से ही इस महिला का भरण पोषण चल रहा था। वक्त आगे बढ़ रहा था। 31 मई 1990 की बात है। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है चार्ल्स एडमंड कासगेटन, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो कि पार्ट टाइम एक रेडियो वर्कर होता है और वो इस महिला को अपने साथ लेके जाता है। और इस महिला को साथ ले जाने के बाद ये भी इसके साथ वैसा ही करता है जैसा पहले वाले व्यक्ति ने किया था। खूब इसकी पिटाई करता है, फिर इसके साथ जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है इसका, उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की भी कोशिश कर रहा था। इस महिला ने विरोध किया कि ऐसा मत करो। जब वो व्यक्ति नहीं माना तब उसने उस व्यक्ति को 1-2 नहीं बल्कि 9 गोलियां उसके सीने में मारकर उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया और वो मर जाता है। यानी कि 6 जून 1990 को उसकी लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद अब जैसे जैसे ये लाशें मिल रही थी वैसे वैसे अमेरिका के उस इलाके में, फ्लोरिडा और कई आसपास के इलाकों में हड़कंप मच जाता है। पुलिस सक्रिय हो जाती है कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जो लगातार हत्याएं कर रहा है और वो भी गोली मारकर हत्याएं कर रहा था। सबका एक जैसा पैटर्न होता है जो मर रहे थे। कुछ वक्त और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद एक व्यक्ति का नाम होता है पीटर अब्राहम सिम्स, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, जो कि रिटायर्ड अफसर होता है। वो रिटायर्ड अफसर भी इस महिला को, जिसका नाम एलिन बुर्नोस होता है, इसको अपने साथ इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, क्योंकि ये वैश्या थी और ये अपनी मर्जी से लोगों के साथ जाती थी। जो लोग इसके साथ जबरदस्ती नहीं करते थे, जो लोग इसके साथ आराम से इत्मीनान से शारीरिक संबंध बनाते थे, उनके साथ तो ये ठीक रहती थी। लेकिन जो व्यक्ति इसके साथ गंदी हरकत करता था, इसको मारता था, पीटता था या इससे अभद्रता करता था, तो इसे गुस्सा आता था और इसी वजह से वो उनकी हत्या करती थी। यानी कि इस व्यक्ति जिसका नाम होता है पीटर अब्राहम सिम्स, इसकी भी ये हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद इसकी लाश तो मिलती नहीं है, लेकिन 4 जुलाई 1990 को फ्लोरिडा में इसकी कार मिलती है और लाश कभी फिर इसकी मिली ही नहीं थी। वक्त और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ट्राय यूजीन ब्रेस नाम का एक व्यक्ति होता है। 31 जुलाई 1990 को इस महिला के संपर्क में आता है। इसके साथ वो वेश्यावृत्ति करने के लिए जो इसका काम था उसे अपने साथ लेके जाता है और ये भी व्यक्ति इसके साथ मारपीट करता है, इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती इस महिला ने विरोध किया और विरोध करने के दौरान इसको 2 गोली मारकर इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्योंकि 4 अगस्त 1990 को इसकी लाश मिलती है। मैरियन काउंटी एक जगह होती है, वहां पर लाश मिलती है और जब लाश मिल रही थी तो इसी हिसाब से, क्योंकि 12 महीने में 7 अलग अलग लाशें मिलती हैं, अलग अलग जगहों पर मिलती हैं, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की जांच का विषय बन जाता है कि आखिरकार लगातार ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं। कुछ लोगों के जो शव मिलते थे वो नग्न अवस्था में मिलते थे, कुछ लोगों के शव मिलते थे वो ठीक अवस्था में मिलते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने शराब पी हुई होती है जब उनके पोस्टमार्टम होता है। आगे वक्त बढ़ता है। चार्ल्स रिचर्ड डिक एक व्यक्ति का नाम होता है जो कि एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर होता है। 1990 की बात है, 11 सितंबर का वो दिन था। उस व्यक्ति ने भी इस महिला को अपने साथ ले जाने के लिए बातचीत की और बातचीत करने के बाद जब इसके साथ लेके जाता है तो वो व्यक्ति भी इसके साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती, इस बीच में कई ग्राहक उसके पास आते थे, लेकिन जो ग्राहक इसके साथ गलत काम जबरदस्ती नहीं करता था तो उसके कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन जो इसके साथ जबरदस्ती करता था उसी के साथ ही ऐसी हरकत करती थी और उसको व्यक्ति को भी उसने 7 गोली मारी। यानी कि चार्ल्स रिचर्ड डिक को इसने 7 गोली मारी, उसको भी इसने मौत के घाट उतार दिया। और वक्त फिर आगे बढ़ता है। यानी कि वाल्टर जेनो एंटोनियो एक व्यक्ति और होता है जो कि ट्रक चालक होता है। उस हाईवे से गुजर रहा था, उससे वो महिला दिखाई देती है, उसको अपने साथ ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। जब वो इस व्यक्ति को के साथ मिलती है, बातचीत करती है, तो ये व्यक्ति भी इसके साथ वैसी हरकत कर रहा था। तभी इस व्यक्ति को भी वो 4 गोली मारती है, मौत के घाट उतार देती है। जब 4 गोली मारकर मौत के घाट उतार रही थी और ये इस व्यक्ति को ले जाते हुए, यानी कि जिसका नाम होता है वाल्टर जेनो एंटोनियो, जब ये व्यक्ति इस महिला को लेके जा रहा था तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति की इस व्यक्ति पर, इस महिला पर नजर पड़ती है और उसके बाद फिर वो व्यक्ति गायब हो जाता है। जब उसकी लाश के फोटो अखबारों में प्रकाशित होता है तब उस व्यक्ति ने जाकर पुलिस को कंप्लेंट की। उसने कहा कि एक महिला के साथ मैंने इसे आखिरी वक्त देखा था। उस महिला का एक स्केच तैयार किया जाता है और जब स्केच तैयार किया जाता है तब उस महिला की तलाश शुरू हो जाती है। उस महिला के संपर्क में बहुत सारे लोग आए थे और जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि ये महिला तो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और इसीलिए अब हो सकता है कि कोई और वजह रही हो इसके साथ हत्या करने की। लेकिन पुलिस ने जब उसका स्केच बनाया, उसको तलाश करने के लिए मीडिया में लगातार अखबारों में खबर प्रकाशित हो रही थी, टेलीविजन पर लगातार खबरें चल रही थी, तब इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसका कोर्ट में केस चलने लगता है। कोर्ट में केस चलने लगता है और जिस आखिरी व्यक्ति को लेके जाते हैं, लेके साथ जाती है, उस व्यक्ति के पास बहुत सारे सबूत होते हैं जो इस महिला से
से मैच कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैच करने के बाद फिर इस महिला को सजा सुनाई जाती है। और जब पुलिस इससे जांच पड़ताल करती है तो जांच पड़ताल करने के बाद इसने उस हत्या को नहीं बल्कि बाकी जो इसने सारी हत्याएं की थी, सारी हत्याओं को ये स्वीकार कर लेती है, कहती है कि मैंने इन लोगों की हत्याएं इसलिए की थी। अब हत्या करने की जो वजह सामने आती है उसके बाद फिर अदालत इसको सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, कहती है कि 9 अक्टूबर 2002 को इस महिला को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। जब यह तय हो जाता है, लेकिन साल 1992 में यह तय होता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर लगभग 10 साल के आसपास का वक्त बीत हो जाता है। इसी बीच में एक फिल्म निर्माता होते हैं जिनका नाम होता है निक ब्रूमफील्ड, जो कि फिल्में बनाया करते थे। एक दिन वे जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद इस महिला के पास जाकर कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, यानी कि एलिन बुर्नोस के पास जाने के बाद उससे सहमति मांगते हैं। अदालत से भी सहमति होती है, पुलिस वालों से भी सहमति होती है। इस महिला से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, मैं आपकी जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने 7 लोगों का कत्ल क्यों किया था, क्या वजह थी। जब ये बात आती है तब इस महिला ने अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी को रिकॉर्ड कराया और रिकॉर्ड कराने के बाद जब इसे मौत की सजा मिल जाती है तो मौत की सजा मिलने के ठीक 1 साल के बाद वो जो इंटरव्यू होता है वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में लोगों के सामने आता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 3 जून 1954 से। एक मिशिगन रोचेस्टर एक जगह होती है अमेरिका में, वहां पर एक महिला होती है, इसका नाम होता है डायने बुर्नोस, जो कि जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल, जिसका नाम होता है लियो पिटमैन। दरअसल 3 जून 1954 को ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब 1 आध साल बीत जाता है तब इसको एक बेटा पैदा होता है साल 1955 में। 1955 में बेटा पैदा हो जाता है। कुछ वक्त और आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ रहा था तब इन तो पति और पत्नी के बीच में, यानी कि डायने बुर्नोस और उसके पति लियो पिटगैन के बीच में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे थे। तभी इस महिला डायने ने अदालत में अर्जी दी कि मैं अपने पति से अलग रहना चाहती हूं और मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। 1955 में इसको बेटा पैदा हो जाता है। लगभग 1 साल के बाद इसको ये तलाक की अर्जी इसकी स्वीकार कर ली जाती है साल 1956 में। और जब ये तलाक की अर्जी इसकी स्वीकार कर ली जाती है तब इस महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। 29 फरवरी 1956 को उसको एक बेटी पैदा होती है और जब बेटी पैदा होती है तो 4 साल तक वो अपनी माँ के साथ रहती है, यानी कि डायने के साथ रहती है। और 4 साल के बाद वो उस बेटी को छोड़कर वहां से चली जाती है, यानी कि वो उस बेटी को अपनी माँ अपने पिता दोनों को दे देती है। और ये नाना और नानी के पास इसकी परवरिश हो रही थी। नाना और नानी की आदतें कुछ ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो इस लड़की पे ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे थे। जब ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जैसे उनका शराब पीना, इस तरह की गंदी आदतें थी। और वो लड़की बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। जब 6 साल की होती है तब एक व्यक्ति उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, गंदी हरकतें करता है। वो लड़की डर की वजह से किसी के सामने कुछ विरोध भी नहीं कर पाती। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इसकी जो नाना और नानी होते हैं इस पर ध्यान नहीं देते थे। कई बार वो भूखी ही स्कूल चली जाया करती थी। जब स्कूल पहुंचती थी तो उसकी जो साथी होते थे वो उसके साथ यौन संबंध बनाते थे, यानी कि जो भूख लगती थी तब भूख में जब खाना चाहिए होता था तो इसकी क्लास के ही स्टूडेंट होते थे जो इसके साथ रेप करते थे, उसके साथ वो गंदी हरकतें किया करते थे। अब इस लड़की ने इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वक्त ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। जब वो 11 साल की होती है तब उसकी आदतें इतनी खराब हो जाती हैं कि सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, बहुत सारी गंदी आदतें इसके अंदर शुमार हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी ठीक वैसे वैसे इसकी आदतें भी वैसी वैसी गंदी हो रही थी। जब ये 14 साल की होती है तब इसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बताया जाता है कि उस वक्त ये प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को भी जन्म देती है। और आगे वक्त बढ़ता है, इसकी एक व्यक्ति से शादी हो जाती है। वो व्यक्ति भी इसके साथ खूब मारपीट क्या करता था, लेकिन इसने उससे तलाक लेना ही उचित समझा, इसलिए तलाक लेकर ये अलग हो जाती है। अब इसके पास खाने कमाने के लिए कोई जरिया था नहीं। दादी इसकी जो नानी थी वो खत्म हो जाती है और नाना ने इसको घर से निकाल दिया था। आखिरकार जाए तो कहां जाए। जहां इसकी माँ उसके पिताजी रहते थे वहां इसने आसरा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसको आसरा नहीं मिलता। इसकी माँ उसको स्वीकार नहीं करती है और ये लड़की अकेली रहने लगती है जंगलों में। जंगल में रहती थी, रोड के किनारे बैठ जाया करती थी। कोई व्यक्ति आता था तो उसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाती थी। जब वहां से कोई ग्राहक नहीं मिलता था तब ये जाकर या तो चोरी किया करती थी या फिर हथियार चुरा लिया करती थी। या जो लोग उस हाईवे से गुजरते थे जिनके साथ ये वैश्यावृत्ति का धंधा किया करती थी उन्हीं व्यक्तियों का सामान चोरी कर लिया करती थी। इसलिए कई बार इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी शिकायतें दर्ज होती थी। लेकिन जो व्यक्ति इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे बिल्कुल इत्मीनान से, जिसके साथ बदतमीजी नहीं होती थी, बाकी उनके साथ भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की, इसके साथ गलत तरीके से पेश आया, इसने उन सब का मर्डर कर दिया। धीरे धीरे करके उसने 12 महीने में 7 लोगों का कत्ल किया था।
इसलिए अमेरिका की अदालत ने इस महिला को सजाए मौत का हुक्म दिया था और यह कहा था कि इस महिला को 9 अक्टूबर 2002 को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। जब ये डॉक्यूमेंट्री लोगों के सामने आती है तब लोगों को पता चलता है कि इस महिला ने बचपन से, यानी कि जब ये पेट में होती है, पेट में पैदा होने से लेकर और मरने तक ये दुख ही झेलती है। लगभग 10 साल तक इस सलाखों के बीच में रहती है। सलाखों के अंदर रहने के दौरान भी कोई कैदी इससे बातचीत नहीं करता था। 24 घंटे ये अकेली ही रहती थी, या तो पढ़ाई किया करती थी या फिर टीवी देखा करती थी। तो इसकी जिंदगी का चैप्टर खत्म होने के बाद पब्लिक के सामने जब बात आती है, डॉक्यूमेंट्री आती है, तब इसकी हकीकत लोगों के सामने आती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि किसी की जिंदगी का इम्तिहान इतना ना लिया जाए जिससे कि उसके सब्र का बांध टूट जाए। शायद इस एली नाम की इस महिला के सब्र का बांध टूटा था, इसलिए इसने 1-2 नहीं बल्कि 7 कत्ल कर दिए थे। जाते जाते आज अलीगढ़ की रहने वाली हैं सुरभि, अयोध्या के रहने वाले हैं सोनू गुप्ता, जौनपुर के रहने वाले हैं समर यादव। आज इन सबका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही हमीरपुर के रहने वाले हैं नसीमुद्दीन, उदयपुर के सागर कुमार, बंगाल के जुबैर खान, जयपुर से जय सिंह, लखनऊ से शकील शाह, अंकित यादव, राजन कुमार सिवान से, अनु यादव, नदीम खान, सलीम राजस्थान से, शिवांगी भोपाल से, सनेज यादव, ताहिर खान, बदन सिंह, सुमित मावी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।